Assalamualaikum viewers, I am your host Hira Ashraf and welcome to my channel Psychology in Easy Way। आज अपने इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के और एमसीक्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हम मेरा लेक्चर है ये कारवान की बुक से है और इसमें हम प्रैक्टिकल टेस्ट 1 करेंगे। और प्रैक्टिकल टेस्ट 1 इसमें हर तरह के हर फील्ड से साइकोलॉजी की डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड एमसीक्यूज शामिल हैं, तो काफ़ी इफेक्टिव टेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए अगर इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। तो ये प्रैक्टिकल टेस्ट 1 है, इसमें क्लिनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाएंगे, रिसर्च से रिलेटेड भी आ जाएंगे, स्टैट से रिलेटेड भी आ सकते हैं और भी सोशल साइकोलॉजी मोस्टली फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हम कंबाइन करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें टाइम दिया हुआ है 80 मिनट्स और क्वेश्चन 100 है, ये वैसे इसमें दिया हुआ है, हम अपने वीडियो के हिसाब से टाइम रखेंगे। वैसे ये इस तरह का जो होता है ना कि टाइम और क्वेश्चंस मतलब जिसमें टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा करने हो, अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं ये जो फोर्सेस के टेस्ट होते हैं उसमें बड़े इफेक्टिव रहते हैं। तो इसमें आप अपनी अगर स्पीड तेज़ रखें, तेज़ी से करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और तेज़ी से करें तो फिर आप ये इसको कंडीशन को पूरी कर सकते हैं कि मतलब कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस करने। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चंस कर लें। सबसे पहला है कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ, साइकोलॉजी किस चीज़ की साइंस होती है? ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन, इंडक्टिव रीजनिंग, इमोशन या बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो इसका आंसर है बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस या बिहेवियर एंड माइंड भी कहा जा सकता है। साइकोलॉजी में दो चीज़ों को स्टडी किया जाता है, बिहेवियर को और माइंड को। अब नेक्स्ट है द मेथड ऑफ स्टडिंग डेवलपमेंट यूजिंग ग्रुप्स ऑफ पीपल। हमने डेवलपमेंट को स्टडी करना है, ग्रुप ज़्यादा सारे ग्रुप्स को हम यूज़ करेंगे। डेट वेरी इन एज एंड आर मेजर्ड एट द सेम टाइम। एक टाइम पे जब मुख्तलिफ ग्रुप्स को स्टडी किया जाए तो वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है कि एक ही टाइम पे हम ज़्यादा सारे ग्रुप्स को स्टडी कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल भी नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल में लंबे टाइम के लिए स्टडी होती है, फील्ड स्टडी भी नहीं है, कोसा एक्सपेरिमेंट भी नहीं है। Which of the following is not one of the Gestalt psychology first 5 laws of form perception? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है उसके लॉज ऑफ परसेप्शन होते हैं, जिनमें से ये जो जितने दिए हैं इनमें से कौन सा नहीं है? क्लोजर भी होता है, लॉ ऑफ क्लोजर भी होता है, लॉ कि मतलब लॉ ऑफ सिमिलैरिटी भी होता है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी होता है। रिलेटिव साइज नहीं आता है इसमें, रिलेटिव साइज जो है ये लॉज में नहीं आता है। Give me a group of infants and if I could control the world in which they are raised, I could predict which will become doctor and which will become sculptor. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये बहुत मशहूर बिहेवियरिस्ट का की बात है, कि एक बिहेवियरिस्ट का कॉल है कि अगर आप मुझे एक बच्चों का एक ग्रुप दें और अगर मैं उनका जो भी एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल कर लूँ तो मैं ये बता सकता हूँ कि कौन सा उनमें से डॉक्टर बनेगा, कौन स्कल्प्टर बनेगा, कौन क्या बनेगा बड़ा होके। तो ये एक स्टेटमेंट किसकी थी? एन अर्ली बिहेवियरिस्ट, एक बिहेवियरिस्ट की है। कॉन्सेप्शन ऑफ द नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या इंसान के जो एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जा सके तो इस चीज़ का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कोई भी इंडिविजुअल है वो बड़ा होकर कैसा होगा। द यूटिलाइजेशन मेथड ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी नहीं है इसमें, फ्रॉइडियन एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, फंक्शनलिस्ट एम्फेसिस भी नहीं है, ये बिहेवियरिस्ट एक जो कि जेबी वाटसन है उनका कॉल है ये। Which one of the following name combinations contain two Gestalt psychologists? इसमें दो Gestalt psychologists, Gestalt psychologist मेन कौन कौन थे पहले हम देख लेते हैं। मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कोफका। अब जैसे कोफका, कोहलर और कैलमैन इसमें दो आ रहे हैं, कोहलर, कोहन, कैलमैन इसमें सिर्फ एक आ रहा है कोहलर। वर्दिमर, वुंड, कैलमैन इसमें वर्दिमर। जेम्स, जैसन, कैलमैन इसमें कोई भी नहीं आ रहा। तो वर्दिमर, कोहलर, कोफका इन्होंने क्या कहा था? कम्बिनेशन कंटेन टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। तो पहले वाले नहीं आ रहे, कोफका और कोहलर, इन दोनों ने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा काम किया है। अगला एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट मोस्ट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ मैच्योरेशन इन डेवलपमेंट? मैच्योरेशन पे किसने काम किया, फोकस किया था उसकी इंपॉर्टेंस पे? अर्नोल्ड गैजल ने। जीन पियाजे का काम कॉग्निटिव साइड पे है, जॉन लॉक का भी नहीं है इसमें, वाइगोट्स्की का भी इस साइड पे कोई काम नहीं, अर्नोल्ड गैजल का काम है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एग नॉर्मली टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग किसमें होती है कि मतलब एग जो स्पर्म्स होते हैं वो एग को फर्टिलाइज कैसे किस जगह पे करते हैं? फेलोपियन ट्यूब्स में करते हैं। फीमेल पार्ट होता है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब्स, जिसमें जो एग्स होते हैं फर्टिलाइज होते हैं। अगला है इन एन यूट्रस में भी नहीं होते, ओवरीज में भी नहीं, सर्विक्स में भी नहीं, फेलोपियन ट्यूब। ये सारे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं और इनमें एग्स फर्टिलाइज किधर होते हैं? फेलोपियन ट्यूब्स में। इन एन एक्सपेरिमेंट स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ड्रग्स ऑन रिएक्शन टाइम, अगर हमने मुख्तलिफ ड्रग्स का इफेक्ट चेक करना है रिएक्शन टाइम पे। ईच सब्जेक्ट इज प्रेजेंटेड विद ऑल द कंडीशन, अगर एक सब्जेक्ट है उसको सारी कंडीशन से गुजारा जाए तो वो विद इन सब्जेक्ट डिजाइन होता है। एक सब्जेक्ट को हर कंडीशन से गुजारा जाए तो विद इन सब्जेक्ट। अगर अलग अलग कंडीशन अलग सब्जेक्ट में हो
तो वो बिटवीन सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि ड्रग्स का इफेक्ट चेक करना है रिएक्शन टाइम पे। तो हम दो कंडीशंस में बन सकते हैं कि एक में ड्रग्स देंगे और दूसरे में नहीं। तो एक इंडिविजुअल पे अगर हम साथ दोनों कंडीशन में रखते हैं एक इंडिविजुअल को, पहले उसको ड्रग देख उसका रिएक्शन टाइम चेक करते हैं, फिर उसको बगैर ड्रग्स के रिएक्शन टाइम, तो ये विद इन सब्जेक्ट डिजाइन है। अमंग मोनोक्यूलर क्यूज फॉर डेप्थ परसेप्शन, मोनोक्यूलर क्यूज जो होते हैं, मोनोक्यूलर क्यूज में क्या होता है कि वन आई का यूज होता है। उनमें कौन सा क्यू है? कन्वर्जेंस, एसिमिलेशन, रेटिनल डिस्पैरिटी, इंटरपोजिशन। इंटरपोजिशन का मतलब होता है कि दो चीजें अगर आगे पीछे खड़ी हो तो जो आगे वाली चीज होती है वो हमें ज्यादा नजदीक नजर आती है, इंटरपोजिशन। ये एक मोनोक्यूलर क्यू है। Which one of the following combination would not be possible in a set of triplet? ट्रिपलेट का तिड़वा मतलब है एक उनमें से क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? थ्री फेटर्नल वुड नॉट बी पॉसिबल, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? थ्री फेटर्नल हो सकते हैं, तीनों आइडेंटिकल हो ये भी हो सकते हैं, टू आइडेंटिकल तो दो एक जैसे हो, वन फेटर्नल हो ये भी हो सकता है। ये वाला कॉम्बिनेशन आप अगर देखें तो ये गलत लगता है, टू फेटर्नल एंड वन आइडेंटिकल। वन है तो वो आइडेंटिकल कैसे हो सकता है? आइडेंटिकल तो जब होते हैं जब एक से ज्यादा हो। उसमें है टू फेटर्नल एंड वन आइडेंटिकल, वन आइडेंटिकल। ये वाला जो है ट्रिपलेट्स में ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। विच इंडिविजुअल इज करेक्टली मैच विद देयर थ्योरी, कौन सा जो इंडिविजुअल है वो अपने थ्योरी से सही मैच हुआ है? लेविन की फील्ड थ्योरी, ये पहला वाला आंसर इसमें सही है। आगे जेम्स लॉ ऑफ अफेक्ट थ्योरी, ये भी गलत है। वुंड ने फ्रेगमेटिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं दिया। फ्रॉइड ने पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी नहीं दी हुई। द फोर मेन गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। साइकोलॉजिकल रिसर्च का आपको पता होना चाहिए कि उसका गोल्स क्या होते हैं। चार चीज होती हैं, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रिडिक्शन और कंट्रोल। डिस्क्रिप्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रिडिक्शन, कंट्रोल, ये चार चीजें साइकोलॉजिकल रिसर्च के गोल्स में आ जाती हैं। आगे है डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, असेसमेंट, मैनिपुलेशन, ये गलत हो गया। डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, असेसमेंट, मैनिपुलेशन, असेसमेंट नहीं आता। डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल, वैलिडिटी, इसमें भी वैलिडिटी नहीं आता। डिस्क्रिप्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, जो भी साइकोलॉजिकल रिसर्च है उसमें हम फिनोमेना को डिस्क्राइब भी करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, उस पर प्रिडिक्शन भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है? सिवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन की फॉर्म है, इसको वेलियम से ट्रीट किया जाता है, कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन एंड मैनिया। और अमोर रिसेंट टर्म फॉर डिप्रेशन, इसमें क्या आएगा? बाई का मतलब होता है दो, पोलर का मतलब पोल्स, दो पोल्स होते हैं इसमें। और इसमें कौन कौन से पोल्स होते हैं? एक होता है डिप्रेशन और एक मैनिया। बाइपोलर डिसऑर्डर में दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, एक तो डिप्रेसिव जिसमें इंसान की एनर्जी बहुत लो हो जाती है, दूसरी मैनिया जिसमें बहुत हाई हो जाती है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के में क्या होता है? डिप्रेशन और मैनिया के सिम्टम्स होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी लीस्ट इफेक्टिवली रिटेन्ड, कौन सी है जो सबसे कम याद रह जाएगी? जो स्किल्स होती है ना, इंसान कोई चीज सीख लेता है, खाना पकाना सीख लिया, स्विमिंग सीख ली, बाइसिकल स्किल्स इंसान को ज्यादा देर तक याद रहती हैं। अगर इंसान वैसे कुछ रटा शटा मार लेता है, पोइम याद करता है या कोई भी चीज, वो चीज कम याद रहती है। अब इसमें है स्किल्स जो होती है वो ऐसे ही सीधी सीधी लर्निंग की निस्बत से ज्यादा याद रहती हैं। तो अब इसमें सबसे कम कौन सी याद आएगी? स्विमिंग, राइड अ बाइसिकल, ड्राइव अ कार, रिसाइड अ बोट। बाकी सारी स्किल्स आती हैं, स्विमिंग, राइड अ बाइसिकल और कार चलाना, ये सब काम अगर इंसान एक दफा सीख लेता है, वो काफी टाइम के लिए अगर ना भी चलाए, जब भी उसके अंदर वो सलाहियत होती है, वो अगर जरा सी प्रैक्टिस करेगा दोबारा सही हो सकता है। लेकिन रिसाइट अ पोइम, पोइम या ऐसी कोई चीज इंसान ने ऐसे कोई पोइम याद की है, वो भूलने का ज्यादा चांस होता है। जो स्किल्स होती हैं वो ज्यादा याद रहती हैं। रिसर्च इनटू टेलीविजन वायलेंस इफेक्ट्स अपॉन चिल्ड्रन मेक फ्रीक्वेंट रेफरेंस टू द क्लासिक वर्क ऑफ, ये वायलेंस इफेक्ट्स जो है बच्चों पे चेक करने का, उनकी जो रिसर्च है ये काम किससे रिलेटेड है? एल्बर्ट बैंडूरा से रिलेटेड है। आगे है द मेजर, ये मिलग्राम का काम भी नहीं है, शेरिफ का भी नहीं है और एश का भी नहीं है, ये एल्बर्ट बेंडूरा का काम है। द मेजर लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, अभी ऊपर भी था कि 5 लॉज होते हैं, गेस्टाल्ट के 5 लॉज होते हैं। ये किसने डेवलप किए थे? गेस्टाल्टिस्ट ने। कॉग्निटिविस्ट ने भी नहीं किए, फिनोमेनोलॉजिस्ट भी नहीं, ट्रांजैक्शनिस्ट ने भी नहीं। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का के लॉज हैं कि इंसान चीजों को कैसे परसीव करता है, और वो गेस्टाल्ट ने। गेस्टाल्ट अगर आपको ना भी याद है, गेस्टाल्ट का मतलब ही होता है एज अ होल, पैटर्न से रिलेटेड है। तो लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन गेस्टाल्टिस्ट्स ने डेवलप किया है। सोशली द यंग चाइल्ड कैन ओनली अटेंड टू वन डायमेंशन एट अ टाइम, बच्चे जो होते हैं वो एक चीज एक एट अ टाइम एक ही चीज को अटेंड कर सकते हैं, मतलब एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं। इस क्वालिटी को क्या कहते हैं? ईगो सेंट्रिज्म, कि मतलब वो एक टाइम पे एक चीज को अटेंड करेंगे। रिवर्सिबिलिटी भी नहीं कहते हैं, अकोमोडेशन भी नहीं और सिमुलेशन भी नहीं। Which research method would be the most appropriate for investigating the relationship between religious beliefs of people?
अगर हमने पाकिस्तान के लोगों का हमने बिलीफ, अगर हमें उसका पता लगाना है और उनके एटीट्यूड टुवर्ड्स टेररिज्म और उनके एटीट्यूड्स का पता लगाना है। सर्वे मेथड होगा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटेशन। सर्वे मेथड के थ्रू क्या होता है कि हम लोगों के ओपिनियंस का पता लगाते हैं, एक क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं और उसके थ्रू हम लोगों के ओपिनियंस का पता लगाते हैं। केस स्टडी भी नहीं, केस स्टडी में तो सिंगल इंडिविजुअल को किया जाता है, हमने तो ज़्यादा सारे पाकिस्तानियों का करना है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन से भी हमें उनको पता नहीं चलेगा, तो हम उनसे सर्वे करेंगे, उनके ओपिनियन से रिलेटेड क्वेश्चनिंग करेंगे, और एक्सपेरिमेंटेशन भी नहीं हो सकती इसमें। अब नेक्स्ट MCQ है, परफॉर्मेंस ऑफ एन अर्लियर टास्क इज इंफेयर्ड विद बाय द लर्निंग ऑफ अ सेकंड। एक पहले वाला टास्क है, अगर हमने सेकंड टास्क सीख लिया ना तो उससे पहले वाला खराब हो रहा है, मतलब पहले वाला जो टास्क सीखा था उस पर असर हो रहा है। मोर रिसेंट टास्क इन, तो ये कौन सा आएगा, ये रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन है। रिट्रो का मतलब होता है बैकवर्ड, रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन मतलब बैकवर्ड इनहिबिशन कहते हैं रोकना, मतलब पिछली चीज खराब होना। अगर प्रोएक्टिव हो तो अगली होती है कि मतलब आपने एक काम सीखा है, अब आगे आपको सीखने मुश्किल हो रही है। अगर आप कोई चीज सीख चुके हैं और अब आप नया काम सीख रहे हैं और उससे आपका पहले वाला खराब हो रहा है, पिछली चीज खराब हो रही है, तो ये रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन है। इनका प्रोएक्टिव फैसिलिटेशन होता है कि एक काम सीखा है दूसरे में फायदा हो गया। रिट्रोएक्टिव फैसिलिटेशन है, एक काम आप पहले सीख चुके हैं, अब आप नया काम सीख रहे हैं, तो पुराने वाले काम में आपको फायदा होगा। रिट्रो का मतलब बैकवर्ड के लिए होता है, प्रो आगे के लिए यूज होता है। और इनहिबिशन में होता है काम खराब होने को। प्रोएक्टिव इनहिबिशन में मतलब आपने एक काम सीख लिया, अब आपको दूसरा काम सीखना नहीं आ रहा। रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन में होता है कि आपने एक काम सीख लिया, अब आप दूसरा काम सीख रहे हैं, तो वो वाला काम खराब हो रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ एन अर्लियर टास्क इज इंटरफेयर्ड, बैकवर्ड टास्क जो खराब हो रहा है बाय द लर्निंग ऑफ अ सेकंड, नया काम सीखने से, तो ये रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन है। प्राइमरी डेफिसिट इन एंटीरोग्रेड एमनीजिया, एंटीरो का वर्ड भी आगे ही ले यूज होता है। एंटीरोग्रेड एमनीजिया जिसमें इंसान की आगे वाली मेमोरीज बनना बंद हो जाती है। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, इम्पेयरमेंट इन लॉन्ग टर्म मेमोरी लर्निंग, तो मतलब इंसान ज्यादा लर्निंग नहीं हो रही होती, उसकी आगे मेमोरीज नहीं बन रही होती। फास्टर फॉरगेटिंग द नॉर्मल सब्जेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंट रिवर्सिबल स्टोरेज डेफिसिट, डिफिकल्टी रिमेम्बरिंग पास्ट इवेंट्स, ये भी गलत है। एंटीरोग्रेड एमनेजिया में क्या होता है कि उसकी लर्निंग कमजोर हो जाती है और उसकी वजह से आगे उसकी मेमोरी नहीं बनती। इनेट बिहेवियरल पैटर्न्स जो होते हैं, डेवलप प्राइमरली इनेट बिहेवियरल पैटर्न्स वो होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली इनबॉर्न इंसान के अंदर मौजूद होते हैं, उनको कहते हैं इनेट बिहेवियरल पैटर्न्स। और जो इनेट बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं जो बच्चे खुद ब खुद करते हैं, वो किससे रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशंस। मतलब अक्सर जैसे अब बच्चे रो रहे हैं, उनको फूड देंगे वो चुप हो जाएंगे, तो ये इसमें इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन मतलब रिइंफोर्समेंट वगैरह का काम होता है, रिइंफोर्समेंट वगैरह इन्वॉल्व होती है। कि जब उनको वो चीज़ मिल जाए तो फिर वो दूसरा बिहेवियर शो करते हैं। मेच्योरेशन, लर्निंग, इन्फेंट स्टिमुलेशन, इनमें से कोई भी नहीं आता। इननेट बिहेवियरल पैटर्न जो इनबॉर्न बिहेवियर पैटर्न होते हैं, जैसे कोई भी मसला होता है तो फिर बच्चे रोते हैं, इसके अलावा सकिंग एक्शन होता है, तो ये सारे जो होते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन से रिलेटेड होते हैं। इमेज ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में वुड द मोस्ट क्लासिकल कंडीशन बी एक्सपेक्टेड, सबसे ज्यादा कंडीशनिंग किसमें होगी क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि सबसे पहले पहले कंडीशन स्टिमुलस को प्रेजेंट करते हैं, फिर अनकंडीशनड। जैसे अब एक एग्जांपल है पेवलोव वाली डॉग वाली, उसमें भी क्या होता है कि पहले कंडीशन स्टिमुलस जो कि बेल होती है उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर अनकंडीशन स्टिमुलस मीट। तो ये चीज एक आपको याद रखनी पड़ेगी, कंडीशनिंग में इसको उलट रिवर्स नहीं करना। कंडीशनिंग कब होती है, जब कंडीशन स्टिमुलस पहले आता है और इनमें कम से कम टाइम होना चाहिए। तो अब ये है कि इन सिचुएशन में सबसे ज्यादा कंडीशनिंग किसमें होगी, यूसीएस प्रीसीडिंग सीएस, मतलब कंडीशन स्टिमुलस से पहले अनकंडीशनल आएगा, ये तो पेयर ही गलत है। सेकंड यूसीएस प्रीसीडिंग सीएस, ये भी सीधा गलत हो गया। कंडीशन स्टिमुलस प्रीसीडिंग यूसीएस बाय 1/2 सेकंड बाय 5 सेकंड्स, कम से कम टाइम हो और कंडीशन स्टिमुलस पहले प्रेजेंट किया जाए, तो कंडीशन स्टिमुलस प्रीसीडिंग यूसीएस by 1/2 second. A patient is given a diagnosis of social phobia, इंसान को सोशल फोबिया का हमने फोबिया का डायग्नोज अगर हुआ हुआ है, आफ्टर इनटेक इवेल्यूशन द मोस्ट लाइकली प्रेजेंटिंग, उसकी कंप्लेंट्स क्या होंगी, क्लोज प्लेसेस से रिलेटेड होगा। सोशल फोबिया है, सोशल फोबिया क्लोज प्लेसेस से रिलेटेड। सोशल फोबिया में क्या होता है कि इंसान बीइंग एम्बैरेस्ड एंड स्क्रूटिनाइज्ड बाय अदर, इंसान को ये डर होता है कि वो शर्मिंदा हो जाएगा और लोग उसको जज करेंगे, सोशल फोबिया ये प्रॉब्लम होती है। क्लोज्ड स्पेसेस का जो फोबिया होता है उसको कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू आ जाए कि क्लोज्ड स्पेसेस जैसे लिफ्ट्स वगैरह, उसका फोबिया जो होता है उसको कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया।
हाई प्लेसेस का जो होता है एक्रोफोबिया, और बीइंग अलोन इन पब्लिक प्लेस, अगर अकेला रहने का डर हो कि पब्लिक प्लेस में इंसान अकेला रह जाएगा, पब्लिक प्लेसेस का डर है, तो वो होता है अगोराफोबिया। जबकि सोशल फोबिया का क्या फीचर है कि दूसरे लोग स्क्रूटनाइज का मतलब होता है जज, कि इंसान को दूसरे लोग जज करेंगे और इंसान एम्बैरेस होगा। अब आगे आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल स्टडी, कौन सी होती है जिसमें एक टाइम पे ज्यादा लोगों को स्टडी किया जाता है। द सेम पीपल आर रीटेस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, गलत है, ज्यादा ईयर्स के लिए नहीं चलती। डिफरेंट एज ग्रुप आर टेस्टेड एट द सेम टाइम, मोस्टली एज ग्रुप को एक टाइम पे स्टडी किया जाता है। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिवन इंडिविजुअल आर असेस्ड एट द सेम टाइम, एक इंडिविजुअल से रिलेटेड भी नहीं होती है, ज्यादा ग्रुप से रिलेटेड होती है। बिहेवियर ऑफ ग्रुप इज असेस्ड बाय डिफरेंट रिसर्चर्स, ये भी गलत है। Eidetic memory is most often found in eidetic memory होती है कि कोई भी इमेज आपने देखी है, आप उसको कितनी देर तक याद रखते हैं, तो ये वाली जो मेमोरी होती है ये बच्चों में ज्यादा होती है। eidetic memory का जो कॉन्सेप्ट होता है, the ability to recall a image from memory with high precision for a brief period after seeing only once, मतलब किसी भी इमेज को एक दफा देखा है आपने तो आप उसको कितनी देर तक याद रख सकते हैं, तो ये वाली जो eidetic memory जो होती है ये बच्चों में ज्यादा अच्छी होती है। adults, depressed adults, mentally retarded और डिप्रेस में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। एडल्ट्स में भी मुश्किल होती है, चिल्ड्रन में होती है, एडेप्टिव मेमोरी उनकी अच्छी होती है। अब कॉज इज टू अफेक्ट, जैसे कॉज अफेक्ट है से रिलेटेड है, एज डैश इज टू डैश, तो उस मतलब जिस तरह कॉज अफेक्ट से रिलेटेड है तो क्या चीज किससे रिलेटेड हो, कॉज जो होती है, फिर आप ऐसे देख लें, कॉज क्या होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और अफेक्ट किस पे आता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इसमें प्रिडिक्शन एक्सप्लेनेशन भी नहीं आ सकता, कोरिलेशन एक्सपेरिमेंटेशन का कोई नहीं है लेना देना, कंट्रोल कंडीशन और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन का भी नहीं। कॉज इफेक्ट से रिलेटेड है, उस तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट से वेरिएबल से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट आ जाता है केमिकल्स दैट एक्ट एज मैसेंजर बिटवीन एनिमल्स, एनिमल्स के बीच में जो मैसेंजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फेरोमोन्स। केमिकल दैट एक्ट एज मैसेंजर्स बिटवीन एनिमल आर रेफर्ड टू एज फेरोमोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मतलब जो मैसेज जाता है न्यूरॉन में वो कैसे जाता है, as it passes through a single nerve cell, axon dendrite soma vesicle। ये गलत है, एक्सॉन डेंड्राइट्स इकट्ठे नहीं होते, सोमा वेजिकल डेंड्राइट एक्सन, ये भी गलत हो गया। सोमा और सेल बॉडी एक ही चीज होती है, तो ये भी गलत हो गया। सबसे पहले डेंड्राइट से सेल बॉडी तक आता है, सेल बॉडी से जाता है एक्सन, उसको लेके जाता है वेजिकल्स तक, तो ये वाला सही है। द फर्स्ट सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ओपेरेंट कंडीशनिंग, ओपेरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट वी.एफ. स्किनर ने दिया था। वाज परफॉर्म्ड इन 1938 में, सबसे पहले जो ऑपरेंट कंडीशनिंग पे स्टडी की गई थी, सबसे पहली स्टडी वो बी.एफ. स्किनर ने की थी। आगे और भी साइंटिस्ट ने काम किया, लेकिन सबसे पहले जो स्टडी की थी वो बी.एफ. स्किनर ने की थी। थॉर्नडाइक, बेंडूरा, पेवलोव, ये सारे गलत हैं। आगे डीएसएम एक्सिस 2 एनकम्पासेस डैश पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डीएसएम एक्सिस 2 में कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, बॉर्डर लाइन, नार्सिसिस्टिक, अवॉइडेंट, सारे आ जाते हैं। ऑल ऑफ द प्रीसीडिंग सब आ जाते हैं, बॉर्डर लाइन भी, नार्सिसिस्टिक भी, अवॉइडेंट भी। George Sperling well-known experiment on iconic memory showed that subjects have trouble remembering more than 5 so items because of जॉर्ज स्पर्लिंग ने एक्सपेरिमेंट किया था आइकॉनिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी होती है जो कि विजुअल मेमोरी होती है, मतलब इंसान किसी को चीज को देखे और वो याद रहे। शो दैट सब्जेक्ट्स हैव ट्रबल रिमेम्बरिंग मोर देन 5 और सो आइटम, मतलब अगर हमें 5 या 6 से ज्यादा तस्वीरें अगर उसको एक टाइम पे दिखाते हैं तो उसको याद करने में प्रॉब्लम होती है। मुख्तलिफ चीज़ों की अगर पिक्चर्स दिखाई जाए तो उसको प्रॉब्लम होगी, क्यों होगी, रैपिड डिके की वजह से। रैपिड डिके होता है कि वक्त के जैसे ही कोई कि अगर हमने कोई भी चीज़ लर्निंग किया है, कोई भी चीज़ देखी है, अगर हम उसको प्रैक्टिस ना करें तो अक्सर हम भूल जाते हैं। ये जो है ना, ये इमेजेस वगैरह से रिलेटेड आ सकता है कि किसी भी चीज़ की इमेज वगैरह होगी, कि अगर हम उसको प्रैक्टिस ना करें तो फिर हम भूल जाते हैं। रैपिड डिके में होता है कि जल्दी इंसान की मेमोरी वो चीज़ भूल जाता है। रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस भी नहीं है, रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट जब है जब दो टास्क हो। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस भी नहीं है, मास्किंग भी नहीं है, रैपिड डिके है। क्या रैपिड डिके की वजह से इंसान जल्दी भूल जाता है चीज़ों को, खासतौर पे आइकॉनिक मेमोरी, मतलब पिक्चर से रिलेटेड विजुअल मेमोरी हो। ड्यूरिंग द 3rd to 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी द डेवलपिंग चाइल्ड कैन बी एक्यूरेटली रेफर टू एज थर्ड वीक से 8 वीक तक एम्ब्रियो कहते हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देती हूँ। फर्स्ट 2 वीक्स जो होते हैं उसमें जाइगोट कहा जाता है, तो ये गलत हो गया। 3rd वीक से 8 वीक तक एम्ब्रियो होता है, या इसको एम्ब्रियोनिक पीरियड भी कहते हैं। एम्ब्रियो 3rd से 8th वीक तक, उसके बाद 9th वीक से बर्थ तक फीटस हो जाता है। सबसे पहले जाइगोट,
फिर एम्ब्रियो और फीटस, और ये टोटल जो पीरियड होता है उसको कहते हैं प्रीनेटल पीरियड। जो पूरा डेवलपमेंट पीरियड होता है ना, कॉन्सेप्शन से बर्थ तक, उसको प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। तो ये इसमें क्वेश्चन में आप देख लेते हैं क्या था, 8 ये और भी पूछा जा सकता है आपसे। फर्स्ट 2 वीक्स जो होती हैं वो जाइगोट होता है, फिर एम्ब्रियो होता है, फिर 9th मंथ से आगे फीटस होता है। तो ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। अब ये है कि 8 वीक्स से तक, 3rd to 8th वीक पूछा हुआ तो एम्ब्रियो आ जाएगा। A person thinks that he sees a snake moving steadily through the weeds on a distant field. एक इंसान को ये लगता है कि उसने घास वगैरह पर एक सांप देखा है। As he gets closer, जब वो नजदीक जाके देखता है तो उसको नजर आता है कि वो एक रस्सी का टुकड़ा था। तो इस तरह से, तो ये दिस परसेप्चुअल फिनोमेना, तो ये क्या था, इल्यूजन था। इल्यूजन कहते हैं नजर का धोखा होना, मतलब आपको गलत परसीव कर रहे हो किसी चीज को। हेलुसिनेशन क्या चीज होती है, हेलुसिनेशन होती है आपको ऐसी चीजें दिखाई देना या सुनाई देना जो कि मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर वो चीज नहीं आती, यहाँ पर इल्यूजन नजर का धोखा है, मतलब आपको चीज, कोई चीज मौजूद है लेकिन वो गलत आप समझ रहे हो उसको। हेलुसिनेशन में होता है कोई चीज मौजूद ही नहीं है, आपको वो चीज नजर आ रही है। डिल्यूजन गलत बिलीव्स को कहते हैं। टेलीकाइनेसिस भी इसमें नहीं आता, तो ये इल्यूजन है। न्यूरॉन डज नॉट कंटेन, न्यूरॉन में क्या क्या नहीं होता, सेल बॉडी भी होती है, माइलिन शीट भी जो होती है, डेंड्राइट्स भी होती है, सेप्टम नहीं होता। In which of the following would spontaneous recovery be most likely? Spontaneous recovery जो होती है न्यूरॉन वगैरह की, वो किसमें तेजी से होती है? पैरानॉइड स्टेट्स, स्टटरिंग में, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या एंटी सोशल। ये पैरानॉइड स्टेट में, ये आपको याद करना पड़ेगा कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी जो होती है पैरानॉइड स्टेट में होती है। स्लॉट मशीन एक तरह की गैम्बलिंग मशीन होती है, एक तरह ये सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन है। स्लॉट मशीन ये बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। स्लॉट मशीन एक तरह की गैम्बलिंग मशीन होती है जिसमें कॉइन्स डाले जाते हैं और फिर आपको कोई ना कोई, अगर आपका वो आपकी अगर लक अच्छी हो तो फिर आपको कोई ना कोई गिफ्ट मिलता है, ठीक है। तो वो गिफ्ट क्या होता है, वेरिएबल रेशियो, मतलब आपको मुख्तलिफ अमाउंट मिलेगी हर दफा। स्लॉट मशीन आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। रिइंफोर्समेंट के शेड्यूल होते हैं, आपको रिइंफोर्समेंट मुख्तलिफ तरीके से मिलती है, या तो फिक्स इन टाइम पे मिलेगी, मुख्तलिफ अमाउंट होती है, सेम अमाउंट हो जाती है, फिक्स इंटरवल या वेरिएबल इंटरवल। तो ये इसमें वेरिएबल रेशियो होती है, मतलब आपको मुख्तलिफ रेशो मिलेगी, फिक्स टाइम पे मिलेगी लेकिन मुख्तलिफ रेशो मिलेगी, वेरिएबल रेशो का इसमें आता है। ग्रेटर द डी इंडिविजुएशन, डी इंडिविजुएशन का मतलब होता है पीपल आर इम्पल्सिव, डेविएंट एंड समटाइम वायलेंट। डी इंडिविजुएशन में क्या होता है कि लोग वायलेंट होते हैं, डेविएंट होते हैं। तो डी इंडिविजुएशन अगर किसी इंसान में होगी तो फिर वो क्या होगा, मोर इरिस्पॉन्सिबल होगा, ग्रेटर है चांस ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर। इरिस्पॉन्सिबल भी वो ज्यादा होगा, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होगी, और एंटी सोशल बिहेवियर भी उसका ज्यादा होगा, वो डेविएंट होगा। बोथ ए एंड सी। कोरिलेशन कोफिशिएंट मेरी रेंज इन वैल्यू फ्रॉम डैश टू डैश, ये तो आराम से हमें याद होना चाहिए, -1 to +1। कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यूज क्या होती है, -1 से +1। ये आगे इसमें ऑप्शन -1 से +1। When researchers stimulated animal limbic system, अगर किसी इंसान किसी भी एनिमल का लिम्बिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया जाए तो क्या होगा, नेट आउटकम अफेक्ट वाज प्लेयर, तो उसको प्लेयर फील होगा, लिम्बिक सिस्टम को स्टिमुलेट करने से प्लेयर फील होगा। टू द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग इन द सेट, कौन सी चीज है जो बिलोंग नहीं करती, डेंड्राइट, माइलिन शीथ, एक्सन, ये तीनों न्यूरॉन के पार्ट्स हैं, जबकि बाइपोलर सेल जो होता है ये आई का पार्ट है, तो फिर ये वाला वर्ड इसमें बिलोंग नहीं करता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीटल पीरियड। फीटल पीरियड अभी बताया था कि 9 मंथ टू बर्थ होता है। इनिशियल इंडिकेशन ऑफ सेंसिटिविटी टू स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसमें फीलिंग्स वगैरह वो होती है हर चीज की। हायर ससेप्टिबिलिटी टू डिजीजेस, ग्रेटर ससेप्टिबिलिटी टू द इफेक्ट्स ऑफ थैलाडोमाइड एंड इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट। क्या होता है इसमें, सेंसिटिविटी टू स्टिमुलेशन। Which one of the following mean is most sensitive to outlying observation? Outlying का मतलब होता है बड़ी बड़ी वैल्यूज, अगर हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज वगैरह आ रही हैं तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज इफेक्ट होती है, मीन होता है, मीन की वैल्यू इफेक्ट होती है। मीडियन, मोड, वेरियंस, इन पे इतना फर्क नहीं पड़ता। Which one of the following could be expected to enhance performance on a vigilance task? Vigilance task ऐसे टास्क होते हैं जिसमें हमारी ज्यादा अटेंशन रिक्वायर होती है, तो अगर कोई विजिलेंस टास्क है उसमें हमने अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है तो उसमें क्या चीज होती है, क्या चीज उसको इंक्रीज कर सकती है, रेस्ट पीरियड्स। थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट का डर, हाई पे, कोवर्कर इंटरेक्शन या रेस्ट पीरियड। अब जैसे इस तरह का कोई काम है तो फिर इंसान को रेस्ट पीरियड अगर मिले तो वो ज्यादा कंसंट्रेट कर सकता है।
क्योंकि अगर रेस्ट पीरियड्स नहीं मिलेंगे तो फिर क्या होगा कि इंसान बहुत ज़्यादा थक जाएगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकेगा. A school psychologist wishes to test a second grade student for possible mental retardation. मेंटल रिटार्डेशन चेक करनी है उसने बच्चों में. कौन सा टेस्ट यूज होगा? MMPI पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं हो सकता. TAT पर्सनैलिटी टेस्ट है, वेज इंटेलिजेंस टेस्ट है, लेकिन वो इतने छोटे बच्चों के लिए यूज नहीं हो सकता. स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस टेस्ट यूज होगा. सेकंड ग्रेड स्टूडेंट के लिए जो है स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस टेस्ट यूज होगा. रिसर्चर वुड बी मोर लाइकली टू डिस्कवर अ पॉजिटिव कोरिलेशन किसमें होगा? सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन. सेल्फ एस्टीम ज्यादा हो तो डिप्रेशन नहीं होती, ये तो नेगेटिव हो गया. फाइनेंशियल पोवर्टी एंड फिजिकल हेल्थ. पोवर्टी और हेल्थ का भी कोई इशू नहीं होता. जरूरी नहीं है कि बंदा अगर पुअर हो तो वो उसकी हेल्थ भी खराब हो. इंटेलिजेंस और एकेडमिक ग्रेड में पॉजिटिव कोरिलेशन है. अगर इंटेलिजेंस ज्यादा होगी तो एकेडमिक सक्सेस भी कम होगी. इंटेलिजेंस कम है तो सक्सेस भी कम है. स्कूल ग्रेड और स्कूल एब्सेंट, इसका भी कोई वो नहीं होता. सबसे ज्यादा जो रिलेशनशिप है इंटेलिजेंस और एकेडमिक सक्सेस का होता है, इनका पॉजिटिव कोरिलेशन है. A person expressing functional blindness. फंक्शनल ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि किसी चीज, कोई चीज स्ट्रक्चर में खराब नहीं है लेकिन फिर भी वो फंक्शन सही नहीं कर रही. कुड बी एक्सपीरियंसेस एंड कौन सी डिसऑर्डर होगी? डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, एंजाइटी, साइक्लोथेमिक या सोमेटोफॉर्म. सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, सोमा का वर्ड जो होता है बॉडी के लिए यूज होता है. तो इधर से अगर आपको ये बात भी पता हो तो भी आप जज कर सकते हैं. सोमा का वर्ड बॉडी के लिए यूज होता है. सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर बॉडी की फंक्शनिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर होती है. इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज खराब नहीं है उसका स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है. और इसमें ये असल में एक तरह की वहम की बीमारी होती है कि मतलब अगर इसमें स्ट्रक्चर किस चीज का बिल्कुल ठीक है लेकिन फिर भी इंसान को लग रहा हो तो मेरी ये चीज सही काम नहीं कर रही. और जैसा इंसान फील करता है वैसा उसको फिर हो भी रहा होता है. तो ये फंक्शनल ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि इंसान को सही सी चीजें नजर आ रही हैं लेकिन उसको ये लग रहा है कि उसको सही से नजर नहीं आ रहा. तो ये सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है. अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड के ऑडिबल कन्फ्लिक्ट इज नॉर्मली रिजॉल्व कौन से स्टेज में रिजॉल्व होता है? फेलिक स्टेज में रिजॉल्व हो जाता है. ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट होता है एनल स्टेज में शुरू होता है, फेलिक स्टेज में ये रिजॉल्व हो जाता है. कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट्स ग्री एक टेस्ट होता है. स्कोर्स विद देयर लेटर ग्रेजुएट्स स्कूल ग्रेड पॉइंट एवरेजेस सीजीपीए जो होते हैं वुड प्रोबेबली बी यूज्ड टू एनालाइज द ग्री. मतलब अगर पहले ग्री का टेस्ट लिया गया और एडमिशन दे दिया गया और बाद में इंसान का जो स्कोर आता है उससे कोरिलेट करते हैं, तो ये कौन सी वैलिडिटी को शो करेगा? प्रिडिक्टिव वैलिडिटी को. कि प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होती है कि आपने कोई टेस्ट कर लिया इंसान की फ्यूचर परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, और उसकी बिना पर आपने प्रिडिक्ट कर लिया. जैसे ग्री होता है उसकी बिना पे हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि वो जो स्टूडेंट है जो ग्री पे अच्छा स्कोर कर रहा है वो आगे भी अच्छा ही करेगा. ग्री एक किस्म का एडमिशन टेस्ट है कि इस पे अगर किसी ने अच्छा स्कोर किया तो वो आगे भी अच्छा ही करेगा. तो ये इसकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी को शो करता है. कंटेंट वैलिडिटी भी नहीं आता, कॉन्करेंट भी नहीं हो, टेस्ट भी नहीं. 49th, which of the following leads to a decrease in the likelihood of a behavior occurring in the future? कौन सी चीज है जिसकी वजह से बिहेवियर आगे फ्यूचर में नहीं जाएगा? शेपिंग में तो बिहेवियर ज्यादा हो जाता है. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में होता है कि इसमें भी कम होता है, लेकिन सबसे बिहेवियर को रोकने के लिए खास तौर पे जो यूज होती है ना वो ओमिशन ट्रेनिंग होती है. ओमिट कहते ही खत्म करने का. ओमिशन ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग होती है इसमें किसी बिहेवियर को बिल्कुल खत्म करना होता है हमने. लाइकली टू डिक्रीज इन द लाइकलीहुड ऑफ अ बिहेवियर में डिक्रीज आए, ओमिशन ट्रेनिंग आ जाएगा. कॉन्टिन्यूस रिइंफोर्समेंट देंगे तो फिर तो इंक्रीज होगा. परसेप्चुअली टू वेट टिल ईद उल फितर वुड बी लॉन्गेस्ट वेट फॉर द. मतलब अगर ईद उल फितर तक इंतजार करना है तो सबसे ज्यादा वेट ये किसको कौन ये परसीव करेगा कि ये टाइम बहुत लंबा है? एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा, टीन एज, प्री स्कूल या कॉलेज एज एडल्ट. जितना एज कम हो उतना ज्यादा टाइम परसीव होता है. तो ये प्री स्कूल चाइल्ड जो है जो स्कूल भी नहीं जाता, मतलब बहुत छोटा बच्चा है, वो इसको परसीव करेगा, सबसे ज्यादा उसको ये टाइम लगेगा. यहाँ पर हमारे 50 MCQs खत्म हो गए हैं. इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा. उसमें अगले हम 50 MCQs को डिस्कस करेंगे. उम्मीद है आपको इससे फायदा होगा. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज.